सिर पर सफेद टोपी, तन पर धोती कुर्ता और बड़ी बड़ी मूछें, नंगे पांव हुई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर बड़ी ही फुर्ती के साथ बिना किसी सहारे के आगे बढ़ रहे ये 91 साल के बुजुर्ग दिखने में भले ही साधारण से इंसान नजर आ रहे हों, लेकिन सादगी के साथ जीने वाले इस बुजुर्ग शख्स की ताकत इतनी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हें सलाम ठोकते हैं। छोटी सी कद काठी और बड़ी बड़ी मूछों के साथ नजर आ रहे बुजुर्ग शख्स कोई और नहीं, महाराष्ट्र की मशहूर हस्ती संभाजी भिड़े हैं, जो कुछ ही दिनों पहले देश की राजधानी दिल्ली आए थे, जिन्हें सनातन धर्म के लिए कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील अश्विनी उपाध्याय खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट दिखाने के लिए अपने साथ लाए थे। ये सामने सुप्रीम कोर्ट है ये। अरे गोपाला से जाना, गोपाला में हमारा यही कुरुक्षेत्र है गुरुदेव, हम यही लड़ते रहते हैं। एक बार जरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे आपका तो वीडियो बहुत देखा है। नमस्ते। मैं पहचाना नहीं अभी। बस गुरु जी को जरा माथुर का सुप्रीम कोर्ट दिखा देते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कुछ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसी गुंबद के नीचे बैठते हैं। तो हमारी जितनी PIL है इधर ही लगती है। हमारी जितनी अपने सनातन धर्म की याचिकाएं हैं वो यही लगती है, इसी गुंबद के नीचे लगती है। हाँ, आप किसी बेटे की तरह अश्विनी उपाध्याय बुजुर्ग संभाजी भिड़े को सुप्रीम कोर्ट परिसर में टहलाते रहे और जिस गुंबद के नीचे मुख्य न्यायाधीश बैठकर फैसला सुनाते हैं उसे इशारों के साथ उन्हें दिखाते हुए भी नजर आए। ये जो सामने की कोर्ट है गुरुजी, ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ बैठते हैं, भारत के। बाकी जजेस अगल बगल बैठते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसी गुंबद के नीचे बैठते हैं। आज ये भूमि भी पवित्र हो गई, आप आ गए, आप कम से कम ऐसा आने की आवश्यकता है जी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जी हमारे झंडा लहरा जाएगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है। हमारे ऊपर लदा हुआ है। जी जी ठीक है, फिर फोटो ही ले लो। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब बुजुर्ग संभाजी भिड़े के सामने घुटनों के बल बैठकर अश्विनी उपाध्याय ने उन्हें प्रणाम किया। जब सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील अश्विनी उपाध्याय भी साधारण से दिखने वाले संभाजी भिड़े के सामने घुटनों पर आ जाएं और उन्हें प्रणाम करें तो आप समझ जाइए संभाजी भिड़े कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। संभाजी भिड़े वो हस्ती हैं जिन्हें PM मोदी का गुरु कहा जाता है और खुद PM मोदी साल 2015 में जब महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे तो एयरपोर्ट पर ही उनसे मुलाकात की थी। उस वक्त भी संभाजी भिड़े नंगे पांव ही PM मोदी से मिलने के लिए आए थे, जिसके बाद से ही PM मोदी और संभाजी भिड़े के बीच रिश्तों की चर्चा होती रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में संभाजी भिड़े एक बड़ा और चर्चित नाम है। भिड़े की कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं में गिनती होती है। संभाजी कभी RSS से जुड़े थे, लेकिन विवाद होने पर अलग हो गए।
1984 में हिंदू दक्षिणपंथी संगठन श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान बनाया। भिड़े के समर्थक महाराष्ट्र ही नहीं देश के कई हिस्सों में मौजूद हैं। भिड़े के संगठन का लक्ष्य हिंदुओं को शिवाजी और संभाजी जैसा बनाना है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान संभाजी भिड़े के संगठन ने रायगढ़ किले में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया था। और इसी कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया था कि मैं भिड़े गुरुजी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया बल्कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया था। मैं भिड़े गुरुजी को बहुत सालों से जानता हूँ और हम जब समाज जीवन के लिए कार्य करने के संस्कार प्राप्त करते थे तब हमारे सामने भिड़े गुरुजी का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था। अगर कोई भिड़े गुरुजी को बस पर या रेल के डिब्बे में मिल जाए तो कल्पना नहीं कर सकता कि ये कितने बड़े महापुरुष हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, अंदाजा नहीं कर सकता। पीएम मोदी का ये बयान बता रहा है कि उनके दिल में संभाजी भिड़े के लिए कितना सम्मान है। आपको बता दें, महात्मा गांधी के खिलाफ बयान देकर भी संभाजी भिड़े चर्चा में रह चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता नहीं थे। ऐसे बुजुर्ग शख्स के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही साल 2014 के उस रायगढ़ कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। वही तनाजु से आपकी बातों का अगर लेखा जोखा करते तो आप हिंदुस्तान में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये नक्सलवाद, ये माओवाद, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी किसकी है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जिम्मेवारी किसकी है? आतंकवाद के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कानून बनाया था। उस कानून को नष्ट करने का पाप किसने किया? मैडम सोनिया जी, आपने, आपकी सरकार ने कोटा के कानून को खत्म किया, बेरोक टोक आतंकवाद माओवाद को खुला मैदान दे दिया। और आप आकर यहां कह रही हो, ये कहने की आपकी हिम्मत कि रमन सिंह की सरकार में नक्सलवाद बढ़ रहा है। वाह, क्या सीन है। पाप आप करो, गुनाह आप करो और इल्जाम हम पर लगाओ। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कृषि विकास दर 2%, 2.5%, 3%, इससे आगे बढ़ नहीं रहा है। भारत का कृषि विकास दर 2%, 3%, 4% के आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। भारत के गांव की, भारत के किसान की स्थिति सुधर नहीं रही है। उन्होंने जो लक्ष्य तय किया था वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। 10 साल हो गए और लक्ष्य उन्होंने तय किया था, हमने नहीं तय किया था। और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, जिसने कृषि विकास में इतना उत्तम काम किया है, चावल की पैदावार इतनी बढ़ाई है, धान की पैदावार इतनी बढ़ाई है। ये हमारा छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और एक कांग्रेस के दिग्गज लोग जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं ना, वो ये मध्य प्रदेश का कारोबार चलाते थे। तब छत्तीसगढ़ उनका हिस्सा था। तब ये बीमारू राज्य था कि नहीं था भाई? ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था, ये बीमारू राज्य था कि नहीं था? छत्तीसगढ़ भी बीमारू था कि नहीं था? आज हिंदुस्तान में कोई छत्तीसगढ़ को बीमारू कहता है? नहीं। कांग्रेस वालों ने भी कभी इसको बीमारू कहा है? नहीं। भारत सरकार ने कभी बीमारू कहा है? नहीं। मीडिया वालों ने कभी बीमारू कहा है? नहीं। ये बीमारू कहते थे, बाहर किसने लाया?
ये बीमारू से बाहर कौन लाया? और मैडम, आप आकर के यहां कहती हो, या तो ऐसा करो मैडम, कम से कम कोई होमवर्क करके आया करो ना। आपको कोई जानकारी नहीं है तो रमन सिंह जी के ऑफिस में फैक्स किया करो। मैं आपको वादा करता हूं, मैं रमन सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको हर जानकारियां दे देंगे। कम से कम आप तो ऐसी गलती मत करो, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। भाइयों बहनों, उन्हें मालूम नहीं है, छत्तीसगढ़ में आकर के एग्रीकल्चर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, उन्हें पता नहीं है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर कांग्रेस का राज हुआ करता था, तब अकाल ग्रस्त इलाका माना जाता था। यहां पर लोगों को पेट भरने के लिए अन्न बाहर से लाना पड़ता था। आज 10 साल के भीतर भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि छत्तीसगढ़ खुद का तो पेट अपने आप भरता है, लेकिन अगल बगल के 3 राज्यों को चावल पहुंचाने का काम आज छत्तीसगढ़ का मेरा किसान कर रहा है। और मैडम सोनिया जी, आपको पता है छत्तीसगढ़ ने जो एग्रीकल्चर में उत्तम काम किया है, उसके लिए आपकी खुद की दिल्ली की सरकार ने उसको अवार्ड दिया है। प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया है। आज कांग्रेस के एक नेता ने कहा, यहां छत्तीसगढ़ की सरकार पैसे देकर के अवार्ड लेती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसे लेने वाले हैं कौन? ये साफ करो भाई, ये पक्का करो, क्या प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया तो पैसा किसने लिया? बाद में देने वाले का देखा जाएगा, पहले लेने वाले का हिसाब छुट्टा करो। क्या बोल रहे हो यार, कुछ समझ है क्या? कुछ तो दिमाग उपयोग करो यार। लेकिन अभी कांग्रेस एक ही काम में लगी, उनको कोई काम नहीं है, या तो मोदी को खोजो या सोना खोजो। सोना खोजने चले गए थे। अरे भारत की मिट्टी में सोना है, हिंदुस्तान